स्टार्ट विद हरी। पहले ये बताओ कि ये जो पर्पल कलर की ट्यूब है इससे क्या क्या कौन कौन से टेस्ट आप लगा सकते हैं लैब में। मैम इससे बेसिकली सीबीसी एचबीएलसी ये दोनों चीज़ करते हैं। बाकी के यदि हमें टेस्ट करना होता है तो अमोनिया के लिए तो इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि प्लाज्मा से लगाते हैं उसको। और ईएसआर। ईएसआर के लिए मैम इसका यूज़ कर सकते हैं कि ये सोडियम सिट्रेट की वायल आती है, मतलब सिट्रेट ही होती है, उसमें लगाते हैं जो ब्लैक कलर की ड्रॉप होती है ईएसआर। और अगर वो अवेलेबल नहीं है जैसे तो प्राइमरी हम हेल्थ केयर इमरजेंसी सेंटर्स केस में में तो इसमें इससे लगा सकते लगेगा। अब अर्चना तुम बताओ कि रेड कलर की वायल किस किस चीज़ के लिए यूज होती है। ये प्लेन ट्यूब है जिसमें कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं होता, तो सीरम हमें मिलेगा। तो सीरम से जितने बायोकेमिकल टेस्ट हैं, एलएफटी, केएफटी, लिपिड और हमारे हार्मोन्स के टेस्ट, वो सब हम इस फाइल से कर सकते हैं। और इसके अलावा सीआरपी, आरई फैक्टर, सीसीपी, ये सब भी जितने टेस्ट तो होते हैं। मेजर सारे टेस्ट जितने भी हो रहे हैं लैब में वो रेड कलर की वायल होती है। अगर रेड कलर की वायल नहीं है तो कौन सा कलर होगा उसका। तो फिर येलो हो सकता है, इसको क्या एसएसटी ट्यूब बोलते हैं हम। डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानोगे आंखों से सिर्फ। मान लीजिए ढक्कन नहीं लगा है तो रेड और येलो में पहचान कैसे करोगे। येलो में एक जेल होती है जो कि सीरम को सेपरेट कर देती है उसकी सेल से, इसलिए हम उसको एसएसटी बोलते हैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। राहुल तुम बताना चाहोगे ग्रे कलर की ट्यूब किसके लिए यूज होती है। ग्रे कलर की ट्यूब शुगर के लिए यूज की जाती है। ग्लूकोज के लिए, तो जी ग्लूकोज के फॉर लिए। ग्रे, जी फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज। उसके लिए यूज होती है। तो फास्टिंग भी हम इसमें ले सकते हैं और पीपी भी। पीपीपी। और रैंडम किस में लेंगे फिर। रैंडम भी इसी में ले सकते हैं। yes, ठीक है, यहीं पे यहाँ पे रख दो इसको। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर पीलिया का पेशेंट है, आंखें पीली हो रही हैं तो कौन सा टेस्ट होगा। बिल्कुल कराएंगे उसके लिए। और बिलीरुबिन के अलावा कौन सा टेस्ट करवाओगे। मैम एजीओटी एजीपीटी देखेंगे, और अप्लाइंग करते थे पूरा इलेक्ट्रिक करा लेंगे मैम वैसे। एलएफटी करवा लेंगे। और अगर हमें ये देखना है कि लिवर के अंदर डैमेज हो रहा है तो कौन सा टेस्ट करवाएंगे। मैम मेन एजीपीटी करेंगे। एसजीओटी, एसजीपीटी और एएलपी हो गया। अब हमें फिर भी चाहिए कि हमें लिवर के अंदर का एग्जैक्ट डैमेज देखना है क्योंकि एएलपी तो बोन्स में भी बढ़ रहा है। ठीक है, एसजीओटी एसजीपीटी जो है वो अनीमिया में भी बढ़ रहा है, टाइफाइड में भी बढ़ रहा है, बिना लिवर इफेक्ट करे कभी कभी गंदा खाना और उससे भी बढ़ रहा है। तो कौन सा टेस्ट है जो एलएफटी में है पर बहुत स्पेसिफिक है लिवर इंजरी के लिए। जी से स्टार्ट होता है। गामा जीटी। गामा जीजीटी इज वेरी स्पेसिफिक। और अगर मान लीजिए कोई पेशेंट अल्कोहल का पेशेंट है कि वो 10-15 साल से अल्कोहल ले रहा है तो उसमें एलएफटी में क्या चेंजेस आएंगे तुम्हारे हिसाब से। मैम एक तो ओटीपीटी बढ़ा जाएंगे। बहुत ज्यादा या ठीक ठाक। ज़्यादा हो जाता है, ठीक ठाक नॉर्मल, मतलब मान लीजिए डेंजर नहीं 30 तक आएंगे। 40 तक नॉर्मल है तो क्या आएगा। मैम 100 तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, और बिलीरुबिन। मैम बिल्कुल बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ हो सकता है। शुरुआत में, बाद में 20 बाद तक में भी पहुंच जाता है। yes, और उसके अलावा क्या चेंजेस आएंगे एएलपी में। एलपी में बढ़ सकते हैं उसके लिए। प्रोटीन और एल्ब्यूमिन में क्या आएगा चेंज। तो प्रोटीन का एल्बम डाउन हो जाएगा, कम हो जाता है उसमें। क्यों। क्योंकि मैम वो लीवर पे इफेक्ट करता है, तो लीवर इफेक्ट करने के बाद से मैम एल्बुमिन डाउन हो जाता है। करेक्ट। और एल्ब्यूमिन डाउन होगा तो ग्लोबुलिन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। मान लीजिए एक पेशेंट है जो आपके लैब में वो आया है और वो कह रहा है कि मुझे बहुत हरारत हो रही है और बहुत पेशेंट के पास पैसे नहीं है, गरीब पेशेंट है, क्या क्या टेस्ट उसे सजेस्ट करोगे कि इतने ही पैसे मेरे पास, 200 ही रुपए हैं। अब बताओ, पेशेंट को हरारत है। हीमोग्लोबिन कर सकते हैं सबसे पहले सीबीसी तो। के लिए कह देंगे। सीबीसी 200 रुपए तो गए तुम्हारे। इसीलिए हीमोग्लोबिन कहेंगे क्योंकि और उससे एनीमिया का पता लग जाएगा। चलो जेनेसिस में आया पेशेंट, थकान है उसको, आपके पास मैम भी हैं जो माइक्रोस्कोपिकली देख लेती हैं और आपके पास पेशेंट के पास सिर्फ मात्र 200 रुपए है। अब बताओ, 60 साल की फीमेल है, सिर्फ 200 रुपए के टेस्ट होने हैं मात्र, हम एक शुगर भी कर सकते हैं क्योंकि 60 उसमें साल भी। की है। हाँ। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन हो गया और एक कैल्शियम कर लो, तो कैल्शियम कम होगा तो हरारत से पता चल जाएगा। और क्योंकि तुम्हारे पास मैम है तो विटामिन B12 कर लो। कैसे करोगे, पेरिफेरल स्मेयर से देख लेंगे। तो 200 रुपये में ऐसे गरीबों का टेस्ट हो सकता है। अब पैरों में बहुत सूजन है, किसी पेशेंट के पैरों में सूजन है तो अगर बहुत कम टेस्ट करवाने हैं तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट होगा। पीएसआर करवाएंगे। उससे उससे भी बेसिक ईएसआर तो चलो फिर भी एक लंबा है, तुरंत सूजन हो गई है पैरों में। केएफटी करवाओगे ना, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाओगे। पैरों में सूजन मतलब सबसे पहले किडनी को आप देखोगे क्योंकि किडनी का क्या काम होता है। वो तो फिल्ट्रेशन का काम है। वाटर फिल्ट्रेशन। पानी अगर निकल नहीं रहा यूरिन के थ्रू तो कहाँ जा रहा है,
बॉडी में इकट्ठा हो रहा है और पैर सबसे नीचे हैं तो ग्रेविटी से पैरों में जा रहा है, सेल्स में भर रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा KFT नॉर्मल आया तो क्या करवाओगे? तब फिर हम ASR की तरफ जाएंगे या और थायराइड भी तो करवाओगे, हाँ थायराइड करवाओगे। और अब तुम्हें पैसे दिए जाएं कि और पैसे ले लो मुझसे और अब और टेस्ट करो मेरे, फिर क्या करवाओगे? कॉर्टिसोल करवाओगे स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस के लिए, मिक्सिडिमा के लिए, मिक्सिडिमा में भी कॉर्टिसोल करवा सकते हैं। और इसके अलावा क्या करवाओगे? अगर एक पैर सूजा हुआ है तो, जैसे कि हाथी पैर होता है, अगर एक पैर सूजा हुआ है पर यहाँ दोनों में ही सूजन है तो क्या करवाओगे? एंटी प्रो BNP भी करवाओगे। हार्ट में भी तो हो सकता है कोई फेल हो, हार्ट फेलियर होगा तो भी तो पैरों में सूजन हो जाएगी, ठीक है। एक बच्चा आया तुम्हारे पास, उसने बहुत बाहर का खाना खाया है, अब उसका LFT डीरेंज्ड है, SGOT 1400 है, SGPT 1500 है, ALP नॉर्मल है और बिलिरुबिन है थोड़ा सा, तो क्या सोचोगे? क्या लग रहा है? HAV ये तो तुमने टेस्ट बताया, डायग्नोसिस क्या सोचोगे? वायरल हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस। अब बच्चे में कौन सा हेपेटाइटिस सबसे पहले करवाओगे? E और और HAV HAV और HAV। B और C क्यों नहीं? ये तो STD के होते हैं ना, तो इस वजह से ये नहीं करा क्योंकि ये बड़ा हुआ है और खाने पीने की वजह से तो HAV और HAV होता है। हाँ, तो हेपेटाइटिस B और C तब करवाते हैं जब बच्चा 20 से 25 साल है या सेक्सुअली एक्टिव है, और अगर वो छोटा है तो उसमें A और E की संभावना ज़्यादा है। और अगर पेशेंट आया कि मेरे पास एक ही टेस्ट के पैसे हैं, पेट मेरे दर्द हो रहा है, मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, मेरा जो बुखार है वो रात को चढ़ता है, सुबह में सही महसूस करता हूँ, एक सिंगल टेस्ट 50 रुपए में कौन सा करवाओगे? पेट में मेरे दर्द है, लूज मोशन मुझे हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं और मैंने बाहर का खाना खाया था 15 दिन पहले। विडाल विडाल, क्योंकि हमें टाइफाइड देखना है, थोड़े से पैसे बढ़ा देंगे तो हम उसमें टाइफाइड ऑड करवा लेंगे। अब पेशेंट आया है आपके पास कि मुझे इतना जाड़ा लगता है कि मुझे 3-4 कंबल एकदम से ओढ़ने पड़ते हैं, फिर जब बुखार उतरता है तो मुझे बहुत पसीना आता है, तो कौन सा टेस्ट करवाओगे? मलेरिया करवाओगे। और अगर पेशेंट के पूरे बुखार के साथ बहुत सारे पर्पल पर्पल स्पॉट्स हो गए हैं तो क्या करवाओगे? डेंगू डेंगू से पहले प्लेटलेट कर लो, क्योंकि प्लेटलेट कम होगा तो डेंगू, डेंगू के बाद प्लेटलेट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्लेटलेट ही चढ़ाना है। डेंगू पॉजिटिव नेगेटिव का इम्प्लीकेशन यही है कि हमें प्लेटलेट देखना है, ठीक है ना। और अगर सिर्फ सब कुछ ठीक है और फिर भी पेशेंट को चक्कर आ रहा है तो कौन सा टेस्ट करवाओगे? सब कुछ ठीक है, LFT KFT सब सही है, लिपिड विपिड सब सही है, बुखार कुछ नहीं है, फिर भी उसको बहुत चक्कर आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम और पोटेशियम उसका देखोगे, है ना। उसके अलावा और फास्टिंग और PP, फास्टिंग है 90 और PP है 138, तो HbA1c लगभग क्या होगा? एवरेज 5.5 to 6.2। मतलब नॉर्मल होगा क्योंकि दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं, पर 98 और 135 मतलब बॉर्डर लाइन हाई, मतलब नॉर्मल से हल्का सा ही कम, तो 6 के करीब आपका HbA1c हो सकता है। मलेरिया में कौन सा टेस्ट है जो तुम्हें EDTA वाइल से करना है? मलेरिया एंटीजन और मलेरिया पैरासाइट। उसके अलावा और कौन सा टेस्ट है जो आपको मलेरिया में करना पड़ता है अगर दवाइयाँ चल रही हैं तो? प्लेटलेट काउंट और G6PD, G6PD करना पड़ता है। और उसके अलावा अगर पेशेंट ने खाना खाने के बाद आपको सैंपल दे दिया है और आपने सैंपल को देखा और वो पूरा ऊपर से सफ़ेद आ रहा है तो कौन सा टेस्ट खराब हो जाएगा, कौन से रिजल्ट सही नहीं आएंगे और दोबारा रिपीट करवाना चाहिए? लिपिड प्रोफाइल ट्राइग्लिसराइड बाहर से आता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बनता है। अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन 9.3 है तो, और विटामिन B12 नॉर्मल है, फोलिक एसिड नॉर्मल है, तो आयरन क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी होगी। अगर छोटा बच्चा है और आयरन डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसमें कौन सा टेस्ट करवाओगे? चलो एक थैलेसीमिया हो गया, HPLC करवा लोगे। उसके अलावा सबसे बेसिक 100 रुपये ही है, 200 मतलब, चलो 100 तो कम हो गया। PS के अलावा स्टूल टेस्ट करवाओगे, हो सकता है पेट में कीड़े हों, बच्चे मिट्टी भी तो खाते हैं, तुम्हें थोड़ा ना बताएगा कि मेरे पेट में कीड़े हैं इसलिए मेरा स्टूल टेस्ट ले लो, है ना, तुम्हें तो अंदाज़ा लगाना है ना इस बात का, ठीक है।
एक पेशेंट है 23 ईयर ओल्ड, आपने उसका यूरिन एग्जामिनेशन किया, उसमें खूब सारे रेड ब्लड सेल्स निकले, तो आप पेशेंट को रेड ब्लड सेल्स रिपोर्ट कर दिया आपने, वो रिपोर्ट गलत निकली, उस पेशेंट ने 2 दिन बाद कहीं और करवाया, आरबीसी नहीं थे, तो आप पेशेंट से कौन सी हिस्ट्री लोगे अगर पेशेंट 20 to 50 ईयर्स के बीच में फीमेल है तो? सबसे पहले तो मेंसेस, हाँ, कि आप पीरियड्स तो नहीं हो रहे, कि ऐसा तो नहीं पीरियड्स वाला सैंपल दे दिया है, ठीक है, कैसे पता लगाओगे कि पीरियड्स वाले आरबीसी हैं या किडनी के आरबीसी हैं? पीरियड्स वाले में बहुत ज़्यादा आरबीसी है मेरे केस पहले तो। फुल दिखेगा, और उसके अलावा कलर भी साफ दिखेगा उसमें कि कलर चेंज जैसे ब्लड मिक्स हो गया है। करेक्ट, और क्योंकि किडनी वाले में अधिकतर ऐसा होता है कि उसका कलर बहुत जल्दी चेंज नहीं होता क्योंकि उसमें आरबीसी इतने ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, अगर अर्ली किडनी डिजीज है तो हाँ, उसके अलावा आरबीसी का चेंज जो शेप है वो इंटैक्ट रहता है अगर मेंसेस हैं तो। किडनी वाला क्या है ना, वो छोटी छोटी ट्यूब से निकलने की वजह से आरबीसी टूट गए होते हैं, तो उनकी शेप चेंज हो गई होती है जब तक वो नीचे आके यूरिन में पास होते हैं। तो दोनों से पता लगता है। हाँ, अगर एक बच्चा आया आपके पास, उसके दोनों पैर मुड़े हुए हैं, मतलब टेढ़े हैं, तो कौन से टेस्ट करवाओगे? उनके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि हमें टेस्ट करने हैं, कौन से टेस्ट करवाओगे? विटामिन डी और कैल्शियम एएलपी करवा सकते हैं साथ में, कैल्शियम, एएलपी, और पीटीएच। फॉस्फोरस, 4 चीज़ें करवाओगे, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी और एएलपी। और अगर एक पेशेंट है डायबिटिक, वो कह रहा है कि मेरे पैरों में बहुत ऐसा लगता है जैसे आग निकल रही है और चींटियाँ चल रही हैं, तो कौन सा टेस्ट करवाओगे? B12 और मैग्नीशियम भी करवाई दो, विटामिन डी भी करवाई दो। अब एक पेशेंट फीमेल है, वो आती हैं और वो कहती हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे टेस्ट बताइए, क्या करवाओगे? और सबसे पहले तो बेसिक सीबीसी, आयरन ही होगा ना, हो सकता है आयरन कम हो, तो आयरन, सीबीसी, और B12, D3, फोलिक एसिड, और टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन झड़े हो सकता है। पीरियड्स इरेगुलर है तो कौन कौन से टेस्ट होंगे? सीबीसी शुगर हो तो इसमें भी आएंगी, बेसिक FSH, LH, प्रोलैक्टिन, AMH करवाओगे, टीएसएच भी, TSH करवाओगे, और टेस्टोस्टेरोन करवाओगे, DHEAS करवाओगे, है ना? और अगर एक बच्चा है 5 साल का, वो बढ़ नहीं रहा है, उसके आसपास के सारे लोग बढ़ गए और उसकी हाइट छोटी रहेगी, तो कौन सा हार्मोन करवाओगे? ग्रोथ हार्मोन। और अगर एक लेडी है, डायबिटीज़ है उसको, और उसकी गर्दन पूरी काली हो रही है, तो कौन सा टेस्ट करवाओगे? वो कह रही है कि ये मैल नहीं है, ये गर्दन पे डार्कनिंग हो रही है मेरे। शुगर करवाया, और HbA1c करवाया, और इंसुलिन इंसुलिन, और इंसुलिन का रेजिस्टेंस इंडेक्स, क्योंकि ये इंसुलिन कम और ज़्यादा होने की वजह से नहीं है गर्दन काली, ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस है बॉडी में, उस वजह से है। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं?